अनुराग पाठक द्वारा लिखित उपन्यास 12th फेल। हारा वही जो लड़ा नहीं। अगले दिन मनोज लाइब्रेरी छोड़ने का अपना निर्णय सुनाने त्यागी जी के घर चला गया। उसने कुर्सी पर बैठते हुए सीधे अपनी बात कही। मैं अब लाइब्रेरी में काम नहीं कर सकता। जहाँ मेरी ईमानदारी की कद्र न हो वहाँ मैं काम नहीं करूँगा। त्यागी जी ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, चाय तो तुम पीते नहीं हो, लो गजक खाओ। इतना कहकर उन्होंने टेबल पर रखी गजक मनोज के सामने रख दी। त्यागी जी ने मनोज से आगे कहा, हुकुमचंद जी व्यवसायी आदमी है मनोज। जीवन भर उन्होंने 100 रुपए की साड़ियाँ बेचकर मुनाफा कमाया है। उन्हें साड़ियों की परख तो है पर आदमियों की परख नहीं है। तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। निश्चिंत होकर नौकरी करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। त्यागी जी के भरोसे से मनोज को बल मिला। इस बल ने उसका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया। अपने इस बढ़े आत्मविश्वास से प्रेरित होकर उसने कहा, हुकुमचंद जी का भरोसा मुझ पर नहीं रहा। अब मैं लाइब्रेरी में तो काम नहीं कर पाऊंगा। इतने में पांडे और त्यागी जी के स्कूल की पूर्व छात्रा अंशु गुर्जर आ गई। अंशु पीएससी की गंभीर स्टूडेंट थी और इस साल वह मुख्य परीक्षा दे रही थी। त्यागी जी ने मनोज की पूरी कहानी दोनों को कह सुनाई। पांडे कुछ बोलता उसके पहले अंशु ने कहा, मनोज तुम बताओ कि तुम महत्वाकांक्षी हो या नहीं। मनोज ने एकदम से कहा, मैं पीएससी में सिलेक्ट होना चाहता हूँ। मैं महत्वाकांक्षी हूँ। अंशु ने मनोज को व्यवहारिक सलाह दी। फिर तुम्हें लाइब्रेरी में ही रहना चाहिए। अभी तुम्हारी आर्थिक स्थिति तुम्हें कहीं दूसरी जगह रहने की इजाज़त नहीं दे रही है। मनोज अंशु की बात सुनकर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। दीदी मैं वहाँ काम नहीं कर सकता जहाँ मेरी ईमानदारी पर संदेह किया जा रहा है। फिर क्या करोगे? बिना नौकरी के पढ़ाई कैसे करोगे? कुछ दिनों बाद ही एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है। पांडे ने गजक खाते हुए मनोज के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, सड़क पर रह लूंगा, पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। मनोज ने बिना एक सेकंड गवाए तत्काल उत्तर दिया। उसकी इज्जत का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वहाँ बैठे सभी लोगों को उसकी बात एक नवयुवक का जोश और आदर्शवाद अधिक लग रही थी। पांडे को मनोज का यह संकल्प व्यवहारिकता से दूर लग रहा था। उसने मनोज के इस अति आदर्शवाद की व्याख्या की और त्यागी जी को देखते हुए बोला, मनोज जी अपने पिता से प्रभावित है। उनके पिता भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। समझौता न करना इनकी पारिवारिक विशेषता है। मनोज को उम्मीद थी कि ईमानदारी पर उसके संकल्प को सुनकर शहर का यह बुद्धिजीवी समूह उससे प्रभावित होगा, पर पांडे की ऐसी ठंडी और व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया देखकर वह निराश हो गया। त्यागी जी ने पास रखी एक किताब उठाई और मनोज को दे दी। किताब के कवर पेज पर भगत सिंह का चित्र था। त्यागी जी ने मनोज से पूछा, अच्छा बताओ मनोज, तुम्हें भगत सिंह के इस चित्र में क्या विशेषता नजर आ रही है? मनोज कुछ देर तक भगत सिंह के चित्र को देखता रहा पर कुछ बोल नहीं पाया। मनोज, मुझे भगत सिंह की आंखों में एक बेचैनी नजर आ रही है। उनके भीतर देश के लिए कुछ करने की तड़प दिख रही है। त्यागी जी ने मनोज से कहा। कुछ देर रुककर उन्होंने आगे कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में भगत सिंह जैसी बेचैनी और देश के लिए कुछ करने की तड़प दिखाई देती है। मनोज उनकी बात सुनकर हतप्रभ रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी तुलना भगत सिंह से की जाएगी। अंशु ने मनोज की तारीफ करते हुए कहा, मनोज का व्यक्तित्व मुझे विलक्षण लग रहा है। कोई नवयुवक अपने सिद्धांतों के लिए इतना संकल्पवान हो सकता है। मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। मनोज की तारीफ सुनकर पांडे ने अंशु से कहा, दीदी कल त्यागी जी के स्कूल में एक 11वीं में पढ़ने वाला लड़का अपनी कविता सुनाने यहाँ आया था। बेहद घटिया कविता थी। फिर पांडे ने त्यागी जी को संबोधित करते हुए कहा, क्या कविता थी, आपको तो याद होगी?
हमसे तो बेहतर हैं वो घास चलने वाले, हमसे तो बेहतर हैं वो बोझा ढोने वाले। वहां उपस्थित सभी लोगों को पांडे की यह अप्रासंगिक बात समझ नहीं आई। अंशु ने पांडे से पूछ लिया, तुम कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट कहो। कल त्यागी जी को इस महान काव्य के रचयिता में जयशंकर प्रसाद के दर्शन हो रहे थे और मनोज को यह कहना चाह रहा हूँ कि आम लोगों में महापुरुषों के दर्शन करना त्यागी जी की हॉबी है। इसे गंभीरता से न ले और जीवन में व्यवहारिकता को अपनाएं। पांडे ने त्यागी जी द्वारा की गई मनोज की प्रशंसा को शून्य घोषित कर दिया। उसकी बात सुनकर त्यागी जी ठहाका मार के हंस पड़े। मनोज समझ गया कि अभावों से दूर रहने वाला पांडे कभी उसे नहीं समझ सकता। मनोज बिना किसी निर्णय के वापस लाइब्रेरी चला गया। 1 महीने बाद पांडे मनोज से मिलने लाइब्रेरी पहुंचा। मनोज लाइब्रेरी में नहीं था। लाइब्रेरी के व्यवस्थापक हुकुमचंद कुर्सी पर बैठे हुए कोई रजिस्टर देख रहे थे। पूछने पर हुकुमचंद ने बताया कि मनोज तो 1 महीने पहले लाइब्रेरी का काम छोड़कर चला गया है। 1 साल लाइब्रेरी में काम करने के बाद मनोज ने लाइब्रेरी छोड़ दी थी। कहाँ गया? पांडे ने आश्चर्य से पूछा। पांडे को उम्मीद नहीं थी कि मनोज लाइब्रेरी का काम छोड़कर जा सकता है। हुकुमचंद से और अधिक पूछने पर उन्होंने पांडे को एक पर्ची दी जिस पर मनोज का नया पता लिखा था, घनश्याम आटा चक्की, गणेश मंदिर, घोसीपुर। पर्ची हाथ में लिए पांडे लाइब्रेरी से नीचे उतर आया। उसने अपनी साइकिल घोसीपुर की ओर मोड़ दी। घोसीपुर ग्वालियर की एक पिछड़ी और घनी बस्ती है जहां जोरा सबलगढ़ जाने वाली नैरोगेज ट्रेन का स्टेशन भी है। ढूंढने पर पांडे को आसानी से गणेश मंदिर मिल गया। मंदिर के पास जगह जगह घूरे और गंदगी के ढेर लगे हुए थे। पास ही गंदे पानी का एक नाली बह रही थी। पांडे ने वहीं खड़े एक लड़के से घनश्याम आटा चक्की का पता पूछा और गली में आटा चक्की के पास पहुंच गया। वह समझ गया कि मनोज ने आटा चक्की वाले के यहाँ कमरा किराए पर ले लिया है। आटा चक्की पर एक लड़का सफ़ेद बनियाइन और लाल रंग का पैंट पहने गेहूं पीस रहा था और उड़ते हुए आटे के कारण सफ़ेदी से लगभग नहा गया था। पांडे ने लड़के के नज़दीक जाकर मनोज का पता पूछना चाहा। नज़दीक जाकर पांडे ने देखा तो वह एकदम चौंक गया। आटा चक्की पर काम करने वाला लड़का मनोज ही था। मनोज ने जब पांडे को दुकान के सामने खड़ा देखा तो मुस्कुरा दिया। उसने पांडे से कहा, थोड़ी देर में मेरा काम पूरा हो जाएगा, फिर कमरे पर चलेंगे। पांडे चक्की के भीतर खड़ा होकर मनोज को काम करते देखता रहा। आधा घंटे काम करने के बाद मनोज ने अपने शरीर और बालों का आटा साफ किया, पास ही खूंटी पर टंगी शर्ट पहनी, दुकान के बाहर आकर दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया और पांडे के साथ चल पड़ा। पांडे बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी साइकिल हाथ में पकड़े चल रहा था। तंग गलियों से गुजरकर थोड़ी देर में मनोज एक कमरे के सामने पहुंच गया। पांडे ने मकान की दीवार पर अपनी साइकिल टिकाई। मकान की गैलरी और छोटे से आंगन से होकर मकान के सबसे पिछले हिस्से में पहुंचकर मनोज ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला। दिन के उजाले में भी कमरे में अंधेरा था। मनोज ने लाइट जलाई। पीले रंग का धुंधला प्रकाश कमरे में फैल गया। जमीन पर गद्दा बिछा था, आले में किताबें रखी थीं, कोने में एक स्टोव और कुछ बर्तन थे। एक लकड़ी का स्टूल भी पास में रखा था जिस पर पांडे बैठ गया। 200 रुपया किराया है कमरे का। वैसे तो 300 रुपये है, पर एक साहित्यकार थे घनश्याम जी, उनका मकान है। लाइब्रेरी में आते थे, मुझे बहुत पसंद करते थे। मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई तो उन्होंने सस्ते में कमरा दे दिया। बहुत भले व्यक्ति हैं। उन्होंने तो पूरी आटा चक्की की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। दिन में 4-5 घंटे गेहूं पीसने का काम है, 400 रुपये महीना मिलेंगे। बाकी पूरा दिन पढ़ाई करता रहता हूँ। आदमी यदि टाइम का सही मैनेजमेंट कर ले तो समय की कमी नहीं रहती। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा ज़रूर खोलता है। मनोज ने अपनी आंखें पांडे के चेहरे से दूर रखकर अपनी बात पूरी की। पीली कोठी में कमरा लेकर पढ़ाई करने का ख्वाब देखने वाला मनोज अब अपने नए काम और कमरे की तारीफ कर रहा था।
पांडे ने मनोज की बात ध्यान से सुनी पर बोला कुछ नहीं। पीले रंग का बल्ब अचानक बंद हो गया। शायद लाइट चली गई थी। कमरे में अंधेरा हो गया। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी जिसे खोलकर मनोज प्रकाश की व्यवस्था कर सके। दरवाज़ा पहले से खुला था। मकान के इस हिस्से में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आ रही थी। मनोज ने पास रखी मोमबत्ती जला दी। मनोज अपनी बात पांडे से कह चुका था। अब वह पांडे से कुछ सुनने की उम्मीद में बैठा था। तुम माने नहीं मनोज, तुमने लाइब्रेरी छोड़ ही दी। कुछ देर पहले छाई चुप्पी तोड़ते हुए पांडे ने मनोज से कहा, मुझे संतुष्टि है कि मैंने लाइब्रेरी छोड़ दी पर अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। ईमानदारी की रक्षा अभाव सहकर भी होनी ही चाहिए। पांडे ने मनोज की आवाज़ में भारीपन महसूस किया। उसने देखा कि मनोज एकटक जलती हुई मोमबत्ती को देख रहा है। पर अब तुम अंधेरे में पीएससी की तैयारी कैसे करोगे? पांडे ने अंधेरे सीलन भरे कमरे को देखते हुए कहा। बाहर का अंधकार समस्या नहीं है पांडे। समस्या तब होती है जब हमारा मन सुविधाओं के लालच में समझौतों के अंधकार में डूब जाता है। मनोज जैसे किसी गहरे तल की बात कर रहा था। बाहर गुजरने वाली नैरो गेज ट्रेन का शोर सुनाई दे रहा था। पांडे को प्यास लगाई थी। उसने पास रखे मटके में से एक गिलास पानी भरकर पिया और वापस आकर स्टूल पर बैठ गया। कुछ देर स्टूल पर बैठे बैठे जब पांडे को बात करने के लिए कोई विषय नहीं सूझ रहा था तो उसने मनोज से कहा, मनोज, मैं अब चलता हूँ। दोनों बाहर आ गए। पांडे ने मकान की दीवार से टिकी अपनी साइकिल उठाई और साइकिल पर बैठने से पहले कुछ देर रुककर मनोज को देखता रहा। मनोज ने अपने पिचके हुए गालों को छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली थी। उसका गोरा रंग हल्का पीला हो गया था। उसकी आंखें अंदर को धंस गई थीं। पांडे साइकिल पर न बैठकर पैदल ही उसके साथ चलने लगा। गली का मोड़ आ गया। मनोज ने कहा, आते रहा करो पांडे, तुम्हारे आने से अच्छा लगता है। मनोज कुछ सोचता हुआ साइकिल को पकड़े रहा। 5-6 सेकंड उसी चिंतन अवस्था में रहने के बाद उसने कहा, मनोज, एक बात कहूँ, मानोगे? मनोज समझ गया कि घोसीपुर और उसके कमरे का माहौल देखकर पांडे उसे फिर से लाइब्रेरी में नौकरी करने के लिए कहेगा। इसलिए उसने कहा, मैं अब किसी भी कीमत पर लाइब्रेरी में नहीं जाऊंगा। पांडे ने उसकी बात लगभग अनसुनी करते हुए अपनी बात जारी रखी। मनोज, हरिशंकरपुरम के पास एक पीली कोठी है जिसमें पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के किराए पर रहते हैं। मेरा दोस्त गुप्ता भी वहाँ रहता है। अंशु दीदी भी पीली कोठी के ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पढ़ाई का। मैं सोच रहा हूँ एक कमरा किराए पर लेकर वहाँ पीएससी की तैयारी करूँ। तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो मुझे लाभ होगा। क्या तुम मेरे साथ रहकर पढ़ाई करोगे? मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पीएससी की तैयारी करने वालों की दुनिया बहुत छोटी निकली। जिस पीली कोठी में रहकर तैयारी करने के लिए मनोज तरस तरस के रह गया था, वहीं रहने का प्रस्ताव पांडे ने मनोज को दिया था। मनोज का तो जैसे सपना पूरा हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसे इस तरह कोई प्रस्ताव दे सकता है। इससे अच्छा प्रस्ताव इस समय उसके लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता था। अचानक मनोज का ध्यान अपने आर्थिक हालात पर गया। उसने पांडे से कहा, पर मेरे पास पीली कोठी में रहने लायक पैसे तो नहीं हैं। पांडे ने साइकिल पर बैठते हुए कहा, एक आदमी के खर्च में 2 लोग आसानी से रह सकते हैं। इतना कहकर वह बिना मनोज का जवाब सुने अपनी साइकिल पर बैठकर चला गया। वह झूमता हुआ साइकिल चला रहा था। मनोज तब तक पांडे को देखता रहा जब तक पांडे उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया।